फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। थोड़ा सा गैप आ गया, आज इसका लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। पिछले 4 लेक्चर्स में हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का टॉपिक कर चुके हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात कर चुके हैं। फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। उसमें आपको बताया था मॉलिक्यूल की, सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, जिसमें सेंट्रल एटम में देखी जाती है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, फिर हम शेप प्रेडिक्ट कर देते हैं। आज लेक्चर 5 में चैप्टर 3 के हम दूसरा तरीका जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप मालूम करने का तरीका है, VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी ये भी सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप मालूम करने का तरीका है। ये शॉर्ट एब्रीवेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये तरीका बेस करता है वैलेंस ऑर्बिट, आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन पर बेस करता है। आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कुछ बॉन्ड बनाते हैं और कुछ बॉन्ड नहीं बनाते। जो बॉन्ड बनाते हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बनाते, अकेला पूरा पेयर एक ही एटम का होता है, वो कहलाते हैं लोन पेयर, LONE, लोनली। कुछ होते हैं बॉन्ड पेयर और कुछ होते हैं लोन पेयर। वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की बुनियाद पर उनकी शेप बनती है मॉलिक्यूलों की। इनका जो रिपल्शन है वो उसका ऑर्डर अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर की, इससे कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की। और इन सारे इलेक्ट्रॉनों को, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, इन्हें मिलाकर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और VSEPR थ्योरी दोनों सिंपल मॉलिक्यूल की शेप मालूम करने के तरीके हैं। बस फर्क यह है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल में सेंट्रल एटम में ये देखा जाता है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, फिर हम शेप बता देते हैं। इस थ्योरी के जरिए अगर शेप मालूम करनी हो तो पहले ये देखा जाएगा उसमें कितने एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनकी तादाद को काउंट करेंगे, फिर उनमें से देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, शेप बता देंगे। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद मालूम करने की 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि सेंट्रल एटम के साथ, ये बात याद रखें, मॉलिक्यूल की शेप का ताल्लुक सेंट्रल एटम से होता है।
और सेंट्रल एटम आप यूं समझ लें कि जो तादाद में कम होता है, जैसे वाटर का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया, मीथेन का सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, तो उसका ताल्लुक सेंट्रल एटम से होता है। और इस थ्योरी के तहत सेंट्रल एटम के भी आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितने बॉन्ड बना रहे हो, हर एक बॉन्ड पेयर को एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिना जाता है। हर एक बॉन्ड पेयर को एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिना जाता है। इसी तरह से सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर हो, उस लोन पेयर को भी एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिना जाता है। तीसरी बात, अगर सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड बन रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, तो एक डबल बॉन्ड को भी एक गिनेंगे, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो तो उसको भी एक गिनेंगे। यानी यूं कह लें कि आप पाई बॉन्ड को एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं करते। ये तीनों बातें याद रखिएगा, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद मालूम करनी। और ये तरीका हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की निस्बत आसान है। तो अब हम इसकी ये तीनों बातें आप याद रहेंगी। पहली बात, हर बॉन्ड पेयर को भी एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनेंगे। दूसरी बात, हर लोन पेयर को भी एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनेंगे सेंट्रल एटम पर मौजूद। और तीसरी बात, सेंट्रल एटम के साथ अगर एक डबल बॉन्ड बना हो या ट्रिपल बॉन्ड बना हो तो डबल बॉन्ड को भी एक गिनेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनेंगे। अब हम इसकी चंद एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स करने के लिए पहले वो क्वेश्चन लिखें, आप एक कॉपी पेन निकालें, एक क्वेश्चन लिखें जैसे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल में भी पढ़ा लिखा था। क्वेश्चन लिखें कि प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ VSEPR थ्योरी। बाज मर्तबा ये सिर्फ EPR थ्योरी कह के भी पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बातें की है। चलिए, आपने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ VSEPR थ्योरी। पहला लिखिए, नंबर 1 मीथेन। अकॉर्डिंग टू लिविस, the electronic structure of methane, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या लिविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम लेते हैं कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन, उसके आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, कार्बन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन।
आखिरी ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। और 4 ही हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में, हर हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की शेप को इलेक्ट्रॉनों के जरिए रिप्रेजेंट किया है, वाजे किया है। ये बात क्लियर होगी। अब आप देखें, अभी मैंने बताया था सेंट्रल एटम के साथ हर एक बॉन्ड पेयर को, हर एक बॉन्ड पेयर को एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनते हैं, एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनते हैं। अब ये 1 2 3 4, तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर इसमें कोई नहीं है। ऐसा हो तो शेप टेट्रा हेड्रल होती है। एंगल उसमें 109 डिग्री और 28 मिनट्स का होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, मीथेन की शेप हम पढ़ चुके हैं, मीथेन की शेप हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के तहत थी। शेप तो वही टेट्राहेड्रल ही होगी। ये मीथेन की शेप टेट्राहेड्रल और एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट्स का होगा। अब इसकी दूसरी एक और एग्जाम्पल करते हैं, मीथेन के बाद अमोनिया। अमोनिया NH3, पहले इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आपको मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। पहले इसमें देखें सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। वैलेंस ऑर्बिट में, आखिरी ऑर्बिट में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम और उसके आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, और 3 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसमें टोटल ये एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बताया मैंने, एक को क्रॉस से एक एटम के इलेक्ट्रॉन के और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से जाहिर करते हैं। और ये बात भी कई मरतबा कह दी कि वैलेंस ऑर्बिट, आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो एक ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये। और अभी मैंने आपको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की जब तादाद मालूम करने का बता रहा था, तो उसमें मैंने एक बात तो ये कही थी कि जो आखिरी ऑर्बिट के जो बॉन्ड पेयर होते हैं, हर बॉन्ड पेयर को एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि हर एक लोन पेयर को भी एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिना जाता है, लोन पेयर को भी। तो टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। ऐसा हो तो शेप पिरामिडल और एंगल 107 डिग्री का। ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ये 3 हाइड्रोजन, और ये एंगल 107 डिग्री। लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से एंगल थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वाटर। सेंट्रल एटम, वाटर का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन के, एटॉमिक नंबर 8 होता है लास्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2। जैसा अभी कहा मैंने कि लोन पेयर को भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनते हैं, तो टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। उनमें से 2 ये बॉन्ड बना रहे हैं और 2 ये लोन पेयर है, यानी 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। ऐसा हो तो शेप बेंट या एंगुलर, और एंगल 104.5 डिग्री का, ये 2 लोन पेयर होते हैं, ये एंगल इनके दरमियान 104.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। और जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा कि शेप का ताल्लुक सेंट्रल एटम से होता है, और सेंट्रल एटम वो होता है जो तादाद में कम हो। जैसे BF3 का सेंट्रल एटम बोरोन है। अब अगर वो BF3 के बजाय BCl3 की शेप पूछें तो वही होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम तो वही है ना। जैसे मैंने भी CH4 करवाया था, तो CCl4 की पूछें तो वही होगी, क्योंकि सेंट्रल एटम तो वही है। तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, सेंट्रल एटम बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5 और वैलेंस ऑर्बिट, आखिरी ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है जिसके आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल के। इसके आखिरी, ये 1 बॉन्ड पेयर, ये 1 बॉन्ड पेयर, ये 1 बॉन्ड पेयर, और ये वाले पेयर शामिल नहीं करते, सेंट्रल एटम के करते हैं, सेंट्रल एटम के। ये वाले लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल एटम के। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 3, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं। ऐसा हो तो शेप ट्राइगोनल और एंगल 120 डिग्री का होता है। ये BF3 की शेप, ठीक, और ये एंगल इनके दरमियान 120 डिग्री का। जैसा कि मैंने अभी कहा कि BF3 नहीं BCl3 होता तब भी यही होता। एक और देखें, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, सेंट्रल एटम बेरिलियम, नंबर 4, वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये, अच्छा, इसके पास क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये काउंट नहीं होते। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं। ऐसा हो तो शेप लीनियर और एंगल 180 डिग्री का, ठीक। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखें, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन या सल्फर बॉन्डेड हो, सेंट्रल एटम से, खुद सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ना हो, सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन बॉन्डेड हो, तो आप समझ जाना डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन या सल्फर। सेंट्रल एटम से अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड हो, इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, इससे ऑक्सीजन बॉन्डेड है। जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन खुद सेंट्रल एटम है, खुद सेंट्रल एटम नहीं, सेंट्रल एटम से अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड, तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 ऑक्सीजन जिनके आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड,
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक डबल बॉन्ड को एक एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनते हैं, एक डबल बॉन्ड को एक गिनते हैं, तो इसमें एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो बनेंगे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई नहीं, शेप लीनियर और एंगल। और ये जो शेप कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी वही कार्बन डाइसल्फाइड की बनेगी, CS2 की भी यही बनेगी, क्योंकि सेंटर एटम कार्बन और कार्बन से ऑक्सीजन या सल्फर बॉन्डेड हो तो डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, ये हमने कुछ एग्जांपल्स करी, मीथेन की, अमोनिया की, वाटर की, BF3, BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी आप प्रैक्टिस करें और बुक में देखें। वैसे तो खैर ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में यही आते हैं। एक लेक्चर और रह गया इसमें, जिसमें हम मुख्तलिफ ये अपना डाइपोल मूवमेंट का है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का है, बॉन्ड एनर्जी वगैरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी, थैंक यू।